तो बच्चों आज हमने पढ़ना है फ्रिक्शन, घर्षण। ठीक है। और फ्रिक्शन पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़े। बेसिक क्या, वो बता रहे हैं कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है। हमने बता दिया कि ये हर एक वस्तु में त्वरण उत्पन्न करे। ठीक है। तो जी मान लगा जो कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो वह नीचे आएगी। ठीक है। उस पर त्वरण काम करेगा और त्वरण की दिशा हमेशा नीचे की ओर होगी। और जो पृथ्वी त्वरण पैदा करेगी उस त्वरण को बोल लेंगे हम जी, स्मॉल जी। ठीक है। ये तो होगी त्वरण की बात। और आपने नॉर्मल लाइफ में एकदम ये भी ऑब्जर्व करा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो हर चीज को अपनी ओर खींचे। ठीक है। और जी उसको हम बोल रहे हैं ग्रेविटी, गुरुत्व बल। तो यानी कि अगर जो हम समरी से बतावे, पृथ्वी जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर रही उसको जी बोल लेंगे। और जो पृथ्वी वस्तु पर बल लगा रही, आकर्षण बल लगा रही, उसको बोल लेंगे हम क्या, गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटी। और गुरुत्व बल और जी ग्रेविटी में क्या रिलेशन हो, सिर्फ उस वस्तु के द्रव्यमान की गुणा कर दो जिस पर वो बल लग रहा है। सिंपल है। तो यहां से अब जा क्या हो गया, देखो हमने आपसे फॉर्मूला बताया था फोर्स का, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए की जगह हमने क्या रख दिया, जी। तो ये एक फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स है, ये पृथ्वी लगावेगी और जी वस्तु पर लगावेगी और इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा नीचे की ओर। इसकी दिशा यानी कि जो त्वरण की दिशा भी नीचे की ओर है और जी बल की दिशा भी नीचे की ओर। समझिए। तो ये बल अगर जो हमने किसी भी वस्तु पे, हमने नो देखना कि पृथ्वी इस पे कितना बल लगा रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, उस वस्तु को उसका द्रव्यमान देख लो और जी की वैल्यू तो 9.8 कह लो या 10, आसानी के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बस उस पर लगने वाला बल हमने पता लग जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई हमारी वस्तु है 5 किलोग्राम की। ठीक है। और जी बस जी की वैल्यू तो फिक्स है सबके लिए, तो ये 10 ले लिया हमने। तो जी ये क्या आ गया, 50 न्यूटन। यानी कि पृथ्वी उस पर जो बल लगावेगी नीचे की ओर वो 50 न्यूटन का लगावेगी। सिंपल आ गई। किसी भी वस्तु पर आप लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सको। अगर जो मार्कर है, मान ले हमने इसका द्रव्यमान बता दिया 1 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम में बताएंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझने के लिए समझ लो। तो अगर जो मान ले इसका 1 किलोग्राम है इसका मास, और हम पूछ रहे कि पृथ्वी भाई इसने कितना बल लगा रही इस पर नीचे, तो आपने कुछ नहीं करना, मास 1 किलोग्राम गुणा 10, ये सबके लिए फिक्स है। तो जी 1 गुणा 10 यानी कि जो पृथ्वी पर बल लगा रही वो 1 न्यूटन लगा रही। सिंपल। आगे चलो, ये इसमें फ्रिक्शन में इनकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बता रही। ठीक है। फिर ये तो था न्यूटन का दूसरा नियम जो हमने ये गुरुत्व बल डिफाइन करा। अब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कह रहे हैं, अगर जी कोई भी बल अकेला नहीं होता, क्या हो, जोड़ा हो। अच्छा जी, तो यहाँ भी कोई ना कोई जोड़ा होगा। तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है, सीधी बना दिया नहीं, इस पे एक वस्तु रखी। ठीक है। इसका द्रव्यमान m है। ठीक है। तो जो पृथ्वी इस पे बल लगावेगी नीचे की ओर, ये वो बल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, mg। ठीक है।
या ये कह लो कि mg फोर्स से ये वस्तु पृथ्वी को नीचे दबा रही। समझ रहे? यानी कि mg फोर्स, और इसको क्या बोल रहे थे हम, F इक्वल टू mg था। कि mg फोर्स से अगर जो मैं इसको पृथ्वी ना मान के यहाँ से इसको मेज बना दूं तो वो भी तो फिर भी तो पृथ्वी नीचे लगा देगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होएगा कि जो ये हमारा फोर्स है mg, इसको हम किस तरह कह देंगे कि भाई mg फोर्स, इसको कैलकुलेट कर कोई वैल्यू आ जाएगी कि mg फोर्स से यह वस्तु, मान लो इसका नाम a है, कि वस्तु a, ठीक है, इसको नीचे की ओर दबा रही है। ठीक है, तो फिर यह मेज भी तो इसको इतने ही बल से ऊपर उठा रही। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दोनों बल बराबर उल्टी दिशा में अलग अलग वस्तुओं पे आ गया वो तीसरा नियम याद। ठीक है, तो देखो जोन सा ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगाया किसने, इस वस्तु ने मेज पर नीचे की ओर। समझ गए? और जो ये फोर्स लगा इसको बोलेंगे हम प्रतिक्रिया। ये किस पर लगा, ये वस्तु पर लगा, किसने लगाया, मेज ने ऊपर की ओर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। और देखो अगर जो हम कह रहे हैं कि आर का मान बताओ, तो आर का मान भी भाई mg ही है, यानी कि आर का परिमाण भी mg ही है, बस दिशा क्या है, दिशा उल्टी है। समझ गए? तो इस बात को समझो ध्यान से। तो जी आजो, अब जब पढ़ना है हमने फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण। देखो सिंपल, ये हमने बॉडी ले ली। पहला नियम क्या था न्यूटन का, कि अगर जो आप किसी वस्तु से कोई वेग दे दोगे तो वो उसी वेग से चलती रहेगी, और शर्त क्या थी कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, हमने से वेग दिया, अरे थम गया तो भाई, समझे, ये तो थम गई। तो जी थारी वाली बात तो गलत है, नहीं वो गलत नहीं है। अजी आपने बाह्य बल ही जीरो कब करा, यहाँ से बाह्य बल ने काम करा। समझ रहे? जैसे ही ये वस्तु इस डायरेक्शन में चली ना, तो फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू होगा इस पे, और वो फ्रिक्शन फोर्स की दिशा बिल्कुल वस्तु के चलने की उल्टी। इधर इसका हमने वेलोसिटी दी, और जी इस पे यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा। समझ गए? तो अगर जो आप इस फ्रिक्शन को हटा दो तब तो जागी, तो यहाँ से इस पे फ्रिक्शन फोर्स ने काम करा, और हमने ये फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आपका है दो टाइप का, एक स्थैतिक और एक जी गतिज। समझ गए? स्थैतिक का मतलब स्टैटिक, और दूसरा है गतिज। यानी कि एक घर्षण तो तब लगेगा जब वस्तु विराम अवस्था में होगी, और दूसरा घर्षण तब लगेगा जब वस्तु चलती हुई होगी। समझिए किस तरह, देखो क्या पढ़ा रहे हैं मिर्जा, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बल। समझिए, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बल। समझ गए? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्या बताया कि फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप का है, एक स्थैतिक, स्थैतिक कौन सा लगेगा, वो विराम अवस्था में जब वस्तु होगी तब लगेगा, बताना किस तरह लगेगा, और दूसरा होगा गतिज। ठीक है जी, तो स्थैतिक किस तरह लगेगा, ये हमने वस्तु रख दी, और इसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से, और स्थैतिक है तो स्टैटिक। समझ गए? स्थिति यानी कि स्थैतिक स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब थमा हुआ, विराम का। ठीक है, तो देखो इधर लगावेंगे हम बाह्य बल F, बस इसको मैं कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहा, या मैं यहाँ से F एक्सटर्नल भी लिख सकूं।
कोई नहीं अक्का। और जी देखो मजे की बात क्या है कि जो ये एफ हो यानी कि स्थैतिक घर्षण बल हो, ये खड़ी हुई वस्तु में लगेगा और ये अब ये एडजस्ट होने वाला है। किस तरह? देखो आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, वैसे तो ऐसा नहीं इसको मतलब मैंने इस कोने लगा दिया तो ये इसी कोने पे लगेगा। भाई जैसे आप वस्तु को इधर लगाओगे तो ये तो सारी पे लगेगा ना, तो तुमने समझाने के लिए एक कोने पे बनाया, लगेगा तो पूरी वस्तु पे। अच्छा जी, और जैसे ही आप अगर जो आप यहाँ से इसको 0 कर दो तो इस पर कोई स्थैतिक घर्षण बल काम नहीं करना, समझ रहे? लेकिन जैसे ही आप इस पर बाह्य बल लगाओगे तो स्थैतिक घर्षण बल एकदम उत्पन्न हो जाएगा और उसकी दिशा बाह्य बल की एकदम उल्टी, तो यानी कि वो इस दिशा में लगेगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ और इसके आगे सफिक्स लगा दो एस। ठीक, तो जैसा इसमें एक कंडीशन बनेगी, आपने 1 न्यूटन का पकड़ी, इधर की ओर खींचा, 1 न्यूटन का लगाया, चलनी नहीं। अरे मतलब जैसे ही वो तो उसके हिसाब से होगा, हम उदाहरण देकर समझा रहे। मान लो आप थोड़ा सा फोर्स, मान लो वो 1 न्यूटन लगा दिया आपने, वस्तु हल्की है चल जाएगी। वो लॉजिकली बिल्कुल साइंटिफिकली नहीं, यहाँ से सारी रिसर्च हुई। ठीक है, तो बस आप यहाँ से देखो, बस हम समझाने के तरीके से बता रहे हैं कि आपने 1 न्यूटन का लगाया तो ये चलनी नहीं। क्या होएगा? जैसे ही आप 1 न्यूटन का इधर लगाओगे फोर्स, तो उतना ही 1 न्यूटन का ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो ये वस्तु यहीं रहेगी, चलिए नहीं जी। फिर दूसरी कंडीशन लो, आप फिर थोड़ा सा बल और बढ़ाओ, बढ़ाया, मान लो आपने 2 न्यूटन कर दिया। फिर क्या होएगा? हमने कहा था कि ये अपो घटने बढ़ने वाला है, इसमें अपो रेगुलेटर लग रहा, तो देखो तो ये भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। समझ रहे? फिर 2 न्यूटन इधर लग गया, 2 न्यूटन इधर, वो मतलब बिल्कुल रस्सा खींच होगी, तो जी काम खत्म। फिर आपने 3 करा, ये 3, ये 4 करा, ये 4, ये 5 करा, ये 5 करा, घटक बढ़ाते 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 फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मान लो वो कोई बल, यहाँ से हमने 10 न्यूटन मान लिया कि बस ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, फिर क्या हो जाएगा? ये अपनी हार मान लेगा बेचारा। ठीक है, और ये 10 न्यूटन आप मतलब जैसे 10 न्यूटन हो गया, ये वस्तु खड़ी रहेगी, लेकिन बस आप 10.01 यानी कि बहुत थोड़ा सा बढ़ाओ तो ये चलनी शुरू हो जाए। तो जैसे ही ये चलनी शुरू होवेगी तो इस पे से स्थिति हट जाएगा, ये गति में आ जाएगी, तो इस पर जब ये गति में होगी फिर भी इस पर घर्षण बल लगता रहेगा, जिस तरह आपकी साइकिल में लगे। ठीक है, तो जैसे ही ये गति में आई तो फिर इस पर कौन सा बल लगना शुरू हो जाएगा? गतिज घर्षण बल। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? वो जी स्मॉल एफ और उसके नीचे के मीन्स काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब गति। समझ गए? अच्छा, और हमेशा की बात यह है, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें बता देंगे कि आगे क्या होगा। और हमेशा की बात यह है कि जो आपका एफ एस यानी कि एफ स्टैटिक घर्षण बल का मान हमेशा बड़ा होगा काइनेटिक्स से, यानी कि इसके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। देखो, जब आप साइकिल शुरू में पैडल मारो तो जोर पड़े, यानी कि तब कौन सा काम कर रहा? स्टैटिक काम कर रहा। और फिर वो जैसे चलता है फिर तो वो बहुत आसान से घूमने पैडल, तो यानी कि ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात ले लो भाई आप रेल के इंजन की। ठीक है, वहाँ से भी जब वो इंजन चलेगा शुरू में बहुत धुआं देगा और फिर तो छुक 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 छुक, समझिए। तो यानी कि मेन बात है कि जो पूछ ले आपसे
कि हमेशा स्टैटिक का मान ज़्यादा होगा, यानी कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान ज़्यादा होगा या इसका, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इसका मान ज़्यादा होगा। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आई। तो एक इसमें आती है बात सीमांत घर्षण बल। सीमांत, तो सीमांत हमें अभी बताया, यानी कि सीमा का अंत, समझ गए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसका टॉपिक है? ये स्थैतिक का ही, यानी कि हम फ्रिक्शन पर डाल रहे हैं, और फ्रिक्शन में हम दो बात बता रहे हैं कि भाई एक स्टैटिक है जो खड़े हुए में लगेगा, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो चलती हुई में लगेगा। तो ये है जी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कह लो, या लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको यानी कि जो इसका बिल्कुल अगर जो सही नाम दे रहा है वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग का मतलब सीमांत, ठीक है। तो अगर जो इसका जो रियल नेम है वो है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, समझ गए। यानी कि देखो, ये आपकी वस्तु थी, इस पर आपने 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, 4 न्यूटन लगाया, ये इधर उल्टी दिशा में एफ एस बढ़ता रहा, ठीक है। तो एक काम क्या हुआ, जब ये बढ़ानी, यानी कि 10 न्यूटन पर आ गई थी, इससे ज़्यादा ही बढ़ानी, इससे ज़्यादा ही हो नहीं सकता, यहाँ से 11 न्यूटन नहीं हो सकता। तो जी जब वस्तु बिल्कुल चलने ही वाली हो, जब वस्तु बिल्कुल चलने ही वाली हो, एफ एस का मान और नहीं बढ़ सकता, ये तुम्हारे हाथ में है, इसको तुम जितना जोर लगा खींच लो, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो उसी की नेचर पर डिपेंड करेगा, बताएंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम, जब यू बिल्कुल और नहीं बढ़ सकता, यानी कि एक लिमिट लग गई, यानी कि सीमा का अंत हो लिया, इसकी बढ़ने की सीमा का अंत हो लिया, तो उसको बोल लेंगे सीमांत घर्षण बल या सीमांत स्थितिक घर्षण बल। तो अगर जो हम इसकी डेफिनेशन बतावें सीमांत घर्षण की, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की, तो उसमें क्या होगा, स्थैतिक घर्षण का, देखो स्थैतिक घर्षण ही तो है, स्थैतिक घर्षण का वो महत्तम मान, व मैक्सिमम वैल्यू, समझ रहे, कौन से, जब वस्तु चलने ही वाली होती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है, या लिमिटिंग, बस फ्रिक्शन में फोर्स ऑटोमेटिक ऐड मान लो आप, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है, यानी कि उससे आगे एफ एस की वैल्यू बढ़ नहीं सकती आपकी, समझ गए। तो यानी कि बस अगर जो आपने ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया तो बस वस्तु चल देगी, उससे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस उस पर बिल्कुल चल देगी, हल्का सा, बहुत हल्का सा आप थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दो तो वो एकदम चल देगी, तो उस फोर्स को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और जी स्थितिक है ये, समझे भाई, खड़ी खड़ी में तो लगेगा, फिर वस्तु चल देगी, फिर उसमें जो सा घर्षण बल लगेगा उसने हम कौन सा कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, समझ गए। अच्छा जी, तो आपने अब जा सीमांत घर्षण पढ़ लिया, ठीक है। अब जो है सीमांत घर्षण के 3 नियम हैं, मैं पढ़ लो ब्रीफ में, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है, सीमांत घर्षण के नियम, सीमांत घर्षण के नियम, यानी कि ये सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण का मतलब, सीमांत घर्षण का नाम लेते समझ के कौन सी बात हो रही है, यानी कि जो उनसे हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी किसी वस्तु को चलाने के लिए, ठीक है, वो कहीं कहीं पर डिपेंड करे, समझ रहे। तो इसमें पहला नियम है कि ए, क्या है भाई पहला नियम, कि जो उसका मान होगा, ठीक है, उसका मान उनके
खुरदुरेपन और चिकनेपन पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर जो आप दो वस्तु ले रहे, यानी कि मार्कर ही लो, ये चलो मार्कर छोड़ो, ये लो, ठीक है। अगर जो तो यहाँ से इनका एक तल है, यानी कि एक ये तल और एक ये तल, ये तो है तल, तो इनके चिकने और जो खुरदुरेपन पर डिपेंड करेगा। समझ रहे? अगर जो हम यहाँ से, और ये तो चिकना हो गया काफ़ी, तो अगर जो यहाँ से हम रफ ले लें तो हमने इसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और हम कुछ यहाँ से क्रीम व्रीम लगा दें तो ये जी हमारा लिमिटिंग फोर्स है उसका मान घट जाएगा। यानी कि थोड़ा मान लगा जो पहले देखो अभी 10 न्यूटन पे चल रही है, हमने थोड़ी सी उबड़ खाबड़ यानी कि यहाँ से स्क्रेचिंग दे दी, फिर 10 न्यूटन पे चलनी, सीमांत घर्षण का मान बढ़ जाएगा, फिर ये 15 न्यूटन पे चलेगी। फिर अगर जो हम यहाँ से कोई क्रीम लगा दे तो फिर ये 5 न्यूटन पे चलना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यानी कि पहला नियम ये है कि जो सीमांत घर्षण होगा उसका मान कहाँ पे डिपेंड करेगा, संपर्क तलों के प्रकृति पर, यानी कि उनका मतलब में खुरदुरा है या चिकना है, ठीक है। दूसरी बात है इसी में है कि वो उनके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप थोड़ा क्षेत्रफल ले रहे तो वो घट जाएगा, ज़्यादा क्षेत्रफल ले रहे बढ़ जाएगा ना, इस पर डिपेंड करता। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरे पाओ, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहवे जी मारते हैं, दूसरा नियम ये कहवे कि जो घर्षण, सीमांत घर्षण की जो दिशा होगी वह क्या होगी, स्पर्श रेखीय होगी, स्पर्श रेखी तलों की स्पर्श रेखी, यानी कि होगी ये हमारा संपर्क तल है, तो संपर्क तल की ये होगी स्पर्श रेखा, यानी कि इस दिशा में होगा, ठीक। और इसकी दिशा क्या होगी, जिधर हम बाह्य बल लगावेंगे उसकी विपरीत दिशा होगी। अगर जो हम बाह्य बल इधर लगा रहे हैं तो जी इसकी दिशा उल्टी, और अगर जो हम इधर लगा दे बाह्य बल तो ये पलट कर उधर चलेगा, समझ गए। और तीसरे नियम में क्या है भाई, तीसरा नियम, इन नियमों में सबसे इंपॉर्टेंट कह लो वो है कि जो ये सीमांत घर्षण बल यानी कि Fs की मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, और R की वैल्यू कितनी होगी, mg की, दिशा अलग होगी वो बात अलग है, आकार की वैल्यू तो mg की बराबर ही होगी। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा, हमारी वस्तु जितनी भारी होगी उसको चलाने के लिए हमने उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई R की वैल्यू कब बढ़ेगी, जितने से ये वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी ये इसको उतना ही नीचे दबेगी उतने ज़्यादा फोर्स से, और फिर ये उतनी ही ज़्यादा फोर्स से इसको ऊपर उठावेगी, और इसको तो हम R बोल रहे, जितने फोर्स से निचले वाली वस्तु ऊपरली को ऊपर उठा रही, तो यानी कि जितनी हमारी वस्तु भारी होगी हमने उतना ही ज़्यादा, यानी कि हमारे सीमांत घर्षण का मान उतना ही बढ़ जाएगा। सीमांत घर्षण की बात हो रही है, ये उस घर्षण की बात नहीं है हम थोड़ा सा लगाया फिर ये बढ़ गया, थोड़ा सा इधर लगाया तब ये बढ़ गया, है तो वो भी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। लेकिन ये जो फॉर्मूला यहाँ से लगा ना, ये सीमांत के लिए लगा है, सीमांत पे ही लगेगा, यानी कि Fs की मैक्सिमम वैल्यू पे ही लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बस आपको पता है जब हम किसी अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो वहाँ से क्या आता है, हमारा एक नियतांक, उसको बोल लेंगे म्यू एस आर, और क्या है म्यू एस का नाम, म्यू यहाँ से म्यू एस का नाम है स्थैतिक घर्षण गुणांक, समझ गए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अरे भाई गुणांक है तो घर्षण गुणांक है, जब घर्षण फोर्स की घर्षण की बात हो रही तो कौन सा स्थैतिक है, तो उसका नाम हो गया स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Fs इज इक्वल टू म्यू एस आर। Fs क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कम वाला नहीं, लिमिटिंग चोटी का फ्रिक्शन बिल्कुल, ठीक है, जब वस्तु चलने वाली ही हो वो वाला है, ठीक है। और म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और जी आर क्या है, वैसे तो उसका नाम प्रतिक्रिया है, और इसका मान क्या हो एम जी, एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान, और जी क्या है गुरुत्व त्वरण। तो भाई जैसे ही आप किसी बॉडी पर
लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दोगे तो क्या होगा, वो चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो चलनी शुरू हो जाएगी यानी कि वो मोशन में आ जाएगी, फिर उस पर एस एफ काम नहीं करना, वो सॉरी एस एफ उल्टा बोल दिया, उसके लिए भाई सॉरी, एफ एस काम नहीं करना। क्या काम करेगा उस पर, एफ के, यानी कि काम तो उस पर करेगा। भाई कोई वस्तु चल रही है तो कोई घर्षण का मान 0 हो गया ना, वो फिर चलती चलती रुक नहीं जा, तो रुकी क्यों, यानी कि उस पर कोई घर्षण लगा, तो उसको बोल रहे थे हमने क्या, गतिज घर्षण। तो देखो उसको क्या बोल रहे थे हम, एफ के। तो एफ के भी हमारा वस्तु के जो प्रतिक्रिया बल है उसके अनुक्रमानुपाती हो। ठीक है, फिर जो एफ के है हमारा जी, फिर यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, तो वहाँ से आया था म्यू एस, यहाँ एस था तो यहाँ के है, तो ये हो गया म्यू के और जी आर। जहाँ एफ के क्या है, एफ के है जी हमारा गतिज घर्षण, म्यू के क्या है, गतिज घर्षण गुणांक। ठीक है, और आर क्या है, प्रतिक्रिया, जो वस्तु पर प्रतिक्रिया लग रही, प्रतिक्रिया बल लग रहा, उसको हम क्या कह देंगे, बस क्या कहते हैं उसको, तो जो कुछ कहना था कह दिए। तो अब आपको पढ़ना है जी घर्षण कोण। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये घर्षण कोण यानी कि कोई ना कोई कोण होगा। तो अब जा ये देख लो कौन से कोण की बात हो रही। देखो ये हमारी कोई वस्तु थी और ये कहाँ पे रख रखी हमने, मान लो मेज पे रख रखी। अच्छा, तो इस पे एक फोर्स एम जी नीचे लग रहा है और फिर उतना ही उल्टा प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लग रहा। तो मान लो उसको हम यहाँ से दिखा दें, चलो यहाँ दिखा रहे, मान लो यहाँ लगेगा, तो वो इसके यहाँ से बिल्कुल गुरुत्व केंद्र पे, समझाने के लिए हमने वो यहाँ मान लिया। तो देखो जी, मान लो आर की वैल्यू ये होगी, बिल्कुल लंबवत लगेगा, तो ये होगी आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये, आर की। फिर क्या हुआ, आपने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया एफ। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे स्थितिक घर्षण लगेगा शुरू में। ठीक है, मान लो एक आपने 1 न्यूटन लगाया, तो वो 1 न्यूटन मान लो इतना बड़ा, ठीक है, वो लग गया इधर। ठीक है, तो फिर वो ये मतलब ये तो हमने जितना बड़ा ये बनाओगे उतना ही तो बड़ा बनेगा। तो चलो तो समझाने के लिए बता रहा, आपने 1 न्यूटन यहाँ से लगाए तो 1 न्यूटन यहाँ लग गया। ये कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ से, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक जी, फिर आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फिर आपने एग्जांपल बताया था कि हम आपने इसकी वैल्यू 10 न्यूटन कर दी, तो क्या होगा हमारी इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन हो जाएगी। और 10 न्यूटन में मान लो कि ये हमारा ये इतना बन गया। तो एक बात बताओ, अब ये इस वस्तु पर 2 फोर्स लग रही, ठीक है, एक ये, तो इनका कोई परिणामी भी तो आएगा। ये अब जा लिमिटिंग की बात हो रही है यहाँ से, ये बात में ध्यान में रखो। अब जो ये डायग्राम हो लिया पूरा का पूरा, ये लिमिटिंग यानी कि सीमांत घर्षण का हो लिया, समझ गए। तो अब एक बात बताओ, अब इससे आगे बढ़ने से तो रही बात, तो अब एक बात बताओ, यानी कि वो जब आपने बिल्कुल लिमिटिंग लगाया, यानी कि बस वस्तु खड़ी थी लेकिन चलने ही वाली थी, तो उस पर ये एफ एस की वैल्यू ये क्या होगी, लिमिटिंग। अच्छा, तो एक बात बताओ, एक तो लग रहा है ऊपर की ओर, एक लग रहा है ये, तो ये 2 सदिश हैं, 2 फोर्स हैं, तो यानी कि कोई इनका परिणामी भी होगा। ठीक है, तो वो परिणामी किस तरह होगा, वो इसी तरह ही तो होगा। अगर जो हम कह रहे हैं कि आप इनको कुछ इस तरह बना लो और इनको कुछ इस तरह बना लो, और जी फिर आप एक फोर्स बना दो, ये
समझ रहे। और इसका मान रख दो P। ठीक है। तो एक बात बताओ, हम लोग कह रहे हैं अगर जी ये P हमारा इस बॉडी पर लग रहा था, उसके हमने दो घटक लंबवत घटक कर दिए, एक R आ गया और जी एक FS आ गया। तो यानी कि अगर जो हम इन्हें हटा दें तो खाली ये काम कर देगा। क्यों? इसका हम लंबवत घटकों में वियोजन करेंगे, ये FS आ जाएगा और जी ये R आ जाएगा। समझ रहे? कुछ बड़ी बात तो नहीं। तो यानी कि हमने क्या करा, ये हमारा एक R हो गया था और एक ये हमारा लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमने इनका परिणामी बना लिया। ठीक है। तो अब जो ये एंगल होगा, ठीक है जी, जो ये आपका एंगल होगा इसको कहेंगे हम घर्षण कोण। समझ गए? क्या कहेंगे इसको हम? घर्षण कोण। और बात कुछ स्टैटिक की हो रही, यानी कि खड़ी हुई वस्तु की हो रही, तो हम इसको लिख देंगे थीटा एस। तो घर्षण कोण को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा, अरे चल जा भाई, नाराज होगा जी ये भी। थीटा एस, ये हो गया आपका घर्षण कोण। ठीक है। तो ये हमारा अगर जो हम कहें तो यानी कि किसको कहेंगे हम? परिणामी और प्रतिक्रिया बल, यानी कि परिणामी बल और प्रतिक्रिया बल के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा एस से। अच्छा, ये तो होगा घर्षण कोण। अगर जो हम आपसे कहें कि भाई आप, ये क्या है? म्यू एस। म्यू एस क्या था? स्थैतिक घर्षण गुणांक। और जी थीटा एस क्या है? घर्षण कोण। दोनों वर्ड समझ में आ गए। तो अगर जो हम कहें कि भाई इसमें म्यू एस में व थीटा एस में स्थैतिक घर्षण गुणांक और जी ये घर्षण कोण में संबंध बताओ, तो आप एक काम करो, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जी, ए जी कौन से वाला, कौन सा समकोण त्रिभुज? ये ले लो, ये इतना बड़ा। जब ये वो है, क्या कह रहे हैं इसको, जब ये हमारी एक आयत ही तो बनेगी, तो जब ये एक आयत है तो ये एफ एस है, तो ये भी एफ एस होगा। तो इसमें समकोण त्रिभुज हमारा ये वाला, इसमें आप क्या ले लो? टेन थीटा लो। टेन थीटा में क्या आएगा देखियो, लेकर तो टेन थीटा लिया हमने इसमें, इसका ए बी सी नाम डाल दियो, वो तो डल जाए। तो आप इसमें टेन थीटा एस लो। ये क्या आएगा हमारा? लंब, सामने वाली भुजा लंब, एफ एस अपॉन आधार, आधार क्या हो गया आर। और जी हमने आपसे पीछे एक समीकरण पे ध्यान दो, पीछे हमने सिद्ध क्या करा था? एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू निकालियो, क्या आई? एफ एस अपॉन आर आ गई, दिख रहा आपको? म्यू एस की वैल्यू आ गई एफ एस अपॉन आर। तो यहाँ से एफ एस अपॉन आर की वैल्यू आपने रख दी, टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। ये प्रूफ करने को दिया जाए। ठीक है। तो बस अगर जो आप स्थैतिक घर्षण गुणांक निकालना चाह रहे हैं और आपको घर्षण कोण पता है, तो घर्षण कोण पर बस टेन फंक्शन लगा दो, आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक मिल जाएगा।